जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब तक इस चैप्टर के 3 पार्ट आ चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आती है, फिर नेपोलियन आता है, वापस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देता है और फिर जो डेमोक्रेसी था वो दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा नेपोलियन के हार के बाद। तो ये सब कहानी चल रही थी। अब क्या होता है 1815 के अंदर वॉर ऑफ वाटरलू होती है और इस वॉर में जब नेपोलियन हार जाता है ना, तो नेपोलियन को मारते नहीं है वो लोग, वो सोचते हैं कि इसको तकलीफ देंगे, दर्द देंगे, मजा आएगा। तो यहाँ पर कुछ टापू है, यहाँ पर कुछ आइसलैंड्स हैं, तो नेपोलियन को यहाँ से उठाकर लाते हैं, इस जगह पर रख देते हैं। अब बोलते हैं जो करना है कर ले, क्योंकि अगर ये हिलेगा, ये तैरेगा तो यहाँ जाएगा 200 किलोमीटर, यहाँ और दूर, और यहाँ जाएगा तो और ज़्यादा दूर पड़ेगा, पीछे पड़ता है साउथ अमेरिका, और नीचे जगह तो जम जाएगा। तो कहीं से बचने की उम्मीद यहाँ पर थी नहीं इसकी, इसीलिए इसको बोला गया यहाँ पर रह ले। तो इस तरीके से नेपोलियन जो था वो मर जाता है उसी जगह पर। अभी जो वीडियो रहेगा, पार्ट नंबर जो 4 रहेगा, इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे किस तरीके की सोसाइटी थी, वुमेन किस तरीके की थी, वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन था इन द रिवोल्ट, जो स्लेवरी सिस्टम था किस तरीके से वो आया, फिर गया, फिर दोबारा आया, किस तरीके से जो स्लेवरी सिस्टम था उसको एबोलिश किया गया, वुमेन को राइट टू वोट कब मिला, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है डिड वुमेन हैव द रेवोल्यूशन। तो जो वुमेन थी, जो महिलाएं थी फ्रांस के अंदर, उनका क्या योगदान था, क्या। अब जो महिलाएं थी ना, उन्होंने बड़ा ही बढ़ चढ़कर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अगर वो लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं बदलाव लाना सोसाइटी के अंदर, तो उनको भी कुछ राइट्स मिलेंगे, उनके पास भी कुछ ऐसे राइट्स आएंगे जो हर एक इंसान के पास होने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोसाइटी जो है वहीं पर इस तरीके के हालात हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर रहती हैं, 4 दीवार के अंदर रहती हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, वेस्टर्न वर्ल्ड, जितना भी आप जिसको बोलते हो डेवलप्ड कंट्री बोलते हो ना, वहाँ पर भी सेम इस तरीके की ही सर्कमस्टांसेस हैं, एक सिचुएशन बन रखी थी पहले भी और आज भी इस तरीके की ही हालात हैं। चाहे वो इंडिया से बेहतर क्यों ना हो, लेकिन सबसे बेहतर तो नहीं है। और क्या है, जो महिलाएं हैं उनकी हालात किस तरीके की हैं इस वक्त, क्या क्या बदलाव चाहती हैं वो। देखो, जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है थर्ड स्टेट के अंदर, वो लोग काम करते थे फॉर द लाइवलीहुड। क्योंकि एक परिवार के अंदर एक आदमी है, ये आदमी कमाता कम है और खर्चा ज़्यादा है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो ये हालात है यहाँ पर। तो जो वुमेन थी वो भी घर से बाहर निकलती है ताकि ये दोनों मिलकर इतना कमा सके कि जो घर है वो बेहतर तरीके से चल सके, 3 टाइम का जो खाना है वो मिल सके। महिलाएं क्या काम क्या करती थी, लॉन्ड्री का काम हो गया, फूल बेचना, सब्जी फल बेचना, ये जो काम है कुछ बेचना, ये सब काम कर लिया करती थी। या फिर एक जो बड़ा ही कॉमन एक काम होता है डोमेस्टिक सर्वेंट, दूसरों के घर जाना, वहाँ पे साफ सफाई कर देना, और ये जितने भी काम थे ना, यही काम क्या करती थी, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं था और कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी। इंडिया के अंदर जो ट्रेनिंग तो आज भी नहीं है। इंडिया का कोई मजदूर आता है, वो बस बोलता है हमें काम दे दो, हम कोई भी काम कर लेंगे, आप उनकी पुट्टी कर दो पुट्टी कर देंगे, पेंट मार देंगे, ईंट जोड़ देंगे, आप जो बोल के वो कर देंगे हम। उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। पहले भी हालत यही थे, महिलाएं जो थी उनको ना ही एजुकेशन दिया गया, ना ही पढ़ाया जा रहा है, ना ही जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप इस काम में एकदम परफेक्ट हो, आप बस ये काम दिया जाएगा तो धोखाधड़ी काम कर दोगे, कोई गलतियां नहीं होगी इस काम के अंदर। तो ना ही इस तरीके का एटमॉस्फेयर था, जिस वजह से जो महिलाएं थी, देखो अगर आप जो महिलाएं हैं उनको घर के अंदर बंद कर देते हो, लेट सपोज कि जो 50% जो आबादी है वो आपने बंद कर दी घर के अंदर, और आपकी जो 50% आबादी है, जो आदमी है, यही काम कर रहा है, इसके बाद भी अगर आपकी जो जीडीपी है वो $3.1 ट्रिलियन की है, तो अगर ये भी काम करेंगे साथ में आगे तो डेफिनेटली 6+ हो जाएगा। और भारत का सपना ही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करना, तो हमारा आराम से 6 ट्रिलियन जो है यहाँ पर अचीव हो सकता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। तो इसी वजह से अगर एक प्रोग्रेसिव स्टेट होता है, एक विजनफुल लीडर होता है ना, तो वो चाहता है कि जो देश की महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर देश की तरक्की में अपना योगदान दे, घर के बाहर निकले, वो काम करे, आर्मी में जाए, देश की सेवा करे, इन चीज़ों में वही पार्टिसिपेट करे। अब देखो, जो कुछ बेटियां थी, उन लोगों की बेटियां जिनके पास पैसा है, वेल्थ है, सिर्फ और सिर्फ वही कुछ गिनती के मुट्ठी भर जो बच्चे हैं वही पढ़ पाते थे। बाकी पूरी सोसाइटी के अंदर एक मैसिव चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और क्या है, अगर कोई लड़की है जिसने काम सीख लिया है, ट्रेनिंग ले ली है, काम भी कर रही है, तो उसकी जो सैलरी रहती है, जो वेज रहता है, वो कम रहता है कंपेयरिंग टू मैन। देखो, ये जो चीज़ है ये आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो गवर्नमेंट जॉब्स है वहाँ चलो न्यूट्रल रहता है, आदमी हो औरत हो, काम दोनों बराबर करते हैं, दोनों को बराबर पैसा मिल जाता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर रहता है ना, वहाँ पर एक मिल की सैलरी ज़्यादा होती है
तो ये प्रॉब्लम्स थी। अब देखो इतनी सारी जब प्रॉब्लम रहेगी समाज के अंदर तो उनके पास राइट क्या है कि अपना ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर जो वुमेन थी वो सब इकट्ठा आई और उन्होंने अपना पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाया, पॉलिटिकल क्लब बनाए, अपना न्यूज़पेपर चालू किया, जहाँ पर ये लोग अपने जो आइडियाज़ थे उनको प्रिंट करते थे, उनको सर्कुलेट करते थे, ताकि जो अधिकतर जो लोग हैं देश तक उन तक ये बात पहुँचे कि देखो भैया आपके देश के अंदर 50% जो आबादी है वो घर के अंदर कैद है। अगर वो भी घर के बाहर निकले, देश की तरक्की में योगदान दे, रिवोल्ट करे, वो भी डेमोक्रेसी की डिमांड रखे, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा देश के लिए। अब क्या है, पूरे फ्रांस के अंदर अलग अलग सिटीज़ के अंदर 60 अलग अलग वुमेन के क्लब बना दिए गए हैं। जो औरतें थी इकट्ठा आई सी, जो 60 क्लब्स बनाए गए उनके द्वारा। कुछ फेमस जो क्लब्स थे वो ऐसे थे कि सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, रिपब्लिक वुमेन, ये कुछ फेमस क्लब थे जिनकी जो डिमांड थी, जिनकी जो बातें थी वो पूरे देश तक पहुँचता था, क्योंकि ये बड़े क्लब थे, इनके पास लीडर्स थे जो वो बड़े ही वाइसफुल पर्सन थे, बड़े ही एग्रेसिव वे में ये लोग अपने डिमांड को रखा करते थे। तो इस वजह से इनके जो कुछ जो सोसाइटीज़ थे, जो क्लब्स थे, बड़े ही फेमस हुए थे। अब इनकी डिमांड क्या थी, ऐसा कोई खास डिमांड नहीं था कि हमको हाथी चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा डिमांड था। इन्होंने कहा सेम वही पॉलिटिकल राइट्स चाहिए हमको जो कि एक आदमी के पास है, जो कि बात बिल्कुल सही थी, राइट टू इक्वलिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट्स आप मैन को दे रहे हो वही सेम राइट्स हमको भी चाहिए। और आदमी के पास क्या राइट है, कुछ लोग जो हैं, कुछ आदमी जो हैं, एक्टिव सिटीजन जो हैं, दे हैव राइट टू वोट। वो लोग अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं उसको चुन सकते हैं, पावर होल्ड कर सकते हैं इन द पॉलिटिक्स। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं ना जो वुमेन बोलती कि भैया हमको भी ये चीज़ चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी के अंदर जो इंसान काबिल है ना, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो सामने निकल कर आए और पूरे देश को रिप्रेजेंट करे ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। अब देखो जब इतना कुछ होगा, हंगामा होगा, लोग डिमांड रखेंगे ना, तो कुछ लीडर्स ऐसे भी निकल कर आएंगे जो लीडर्स चाहेंगे कि हाँ ये बात जो है बिल्कुल सही है और इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, कुछ लीडर्स निकल कर आए जिन्होंने कहा जो स्कूलिंग रहेगा फॉर द गर्ल्स ये कंपलसरी रहेगा, हमारे देश की हर एक लड़की पढ़ेगी, देश का नाम रोशन करेगी। और इन्होंने क्या कहा, अगर लड़की तैयार नहीं है शादी के लिए तो उसकी आप शादी भी नहीं करा सकते हो। अब देखो इंडिया के अंदर आज जाके 21 साल कर दिया गया है, तो अगर 21 साल तक लड़की घर पर है तो करेगी क्या, तो माँ बाप खुद ही बोलेंगे बेटा पढ़ाई कर। अब जब बच्चे घर में पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर इनका जो लाइफस्टाइल है, जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, ये पढ़ी लिखी रहेंगी तो सोसाइटी को देख पाएगी कि हाँ भैया हमारे देश के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, उनको ये इंप्रूव करना चाहेंगी। यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर आएंगी, स्पोर्ट्स के अंदर जाएंगी। अगर मान लो कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते हम लोग, तो मैरी कॉम कहाँ से निकल के आती, पीवी सिंधु कहाँ से निकल कर आती। तो ये लोगों को मौका मिला है, तभी ये लोग देश को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैचेस के अंदर। अगला पॉइंट यहाँ पर है डिवोर्स वाज मेड लीगल। जो डिवोर्स था ना उसको लीगल बना दिया गया कि हाँ भैया अगर मियाँ बीवी के बीच में बन नहीं रही है, तू मैं हो रही है ना, तो आप डिवोर्स ले लो और अलग हो जाओ। यहाँ पे और ज़्यादा झंझट मत करो, पैदा मत करो, पूरी सोसाइटी का माहौल ख़राब मत करो। अगला है जो औरतें थी उनको ट्रेंड किया जाने लग गया कि हाँ अब आप भी जाइए, आर्टिस्ट बनिए, बिजनेस संभालिए, छोटे छोटे बिजनेस संभालिए और यहाँ पर देश की जो इकोनॉमी है, जो जिसकी जीडीपी है ना, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करिए। अब जो टाइम पीरियड आया था फ्रांस के अंदर रेन ऑफ टेरर वाला, जिसके बीच में जो जैकोबिन क्लब था पावर उसने गेन कर लिया था और फिर अपने सोसाइटी के अंदर वो सारे चेंजेस किए जा रहा था बैक टू बैक। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो जैकोबिन क्लब ने कहा कि देखो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी पॉलिटिकल क्लब्स हैं वो सब के सब बैन हो जाएंगे, इंक्लूडिंग दी वुमेन क्लब्स। तो यहाँ पर जो वुमेन क्लब था उसको भी बंद कर दिया गया। जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया ताकि यहाँ पे कोई रिवोल्ट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि अगर जिस तरीके से जैकोबिन क्लब पावर में आ गया है, रिवोल्ट करके, क्रांति करके, उस तरीके से कोई और ना आ जाए। तो इसलिए जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वुमेन थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो मूवमेंट था कि हाँ हमको भी राइट टू वोट चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल वेजेस चाहिए, वो सारे के सारे मूवमेंट्स चालू थे अगले 200 सालों तक। तो मतलब एक बड़ा नंबर है कि 200 साल तक ये लोग क्रांति करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे कि हाँ भैया हमको भी राइट टू वोट चाहिए, राइट टू इक्वलिटी चाहिए। और फाइनली 1946 के अंदर वहाँ पे फ्रांस के अंदर वुमेन को मिला राइट टू वोट। अब आप खुद देखो, इंडिया आज़ाद होता है 1947 में और हमने पहले ही संविधान में, पहला संविधान हमारा इम्प्लीमेंट कब हुआ था, पहला क्या, एक ही संविधान है हमारे पास, 26 जनवरी था, 26 जनवरी 1950। यहाँ पर जो हमारा पहला संविधान था इसको हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इसी के अंदर हमने डाल दिया कि हाँ हमारे देश के अंदर वुमेन के पास राइट टू वोट रहेगा, राइट टू इक्वलिटी रहेगा, हमारे देश के अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमें हाथ जोड़कर सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया भारत को कि आज भारत एक आज भारत इतनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है और वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है।
अब जो हमारी अगली हेडिंग है, जो वुमेन का कॉन्सेप्ट था, जो वुमेन का जो पार्ट था, यहीं पर ख़त्म हो गया है। जो महिलाएं थी उनको राइट टू वोट मिल गया है यहाँ पर 200 साल बाद। अब अगला जो है हेडिंग है वो है हमारा स्लेव्स के ऊपर। देखो जो स्लेव्स था ना, ये वन ऑफ द डार्केस्ट पेज है इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन। इंसान के इतिहास का ये काला सच है कि हाँ, हमने ऐसा भी किया था। कुछ इंसान थे जिनको हमने स्लेव बना दिया, और मार्केट में जिस हिसाब से आलू बेचते हैं, प्याज बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता था। मोल भाव होता था, बार्गेनिंग होती थी कि नहीं भैया 20 रुपये ज़्यादा है, 18 रुपये में लूँगा मैं ये आदमी को। तो इस तरीके से हमारा एक इतिहास रहा है इंडियन कल्चर का, इंडिया नहीं दुनिया के कल्चर का ये पार्ट रहा है। इंडिया के अंदर भी था ऑब्वियसली, दुनिया के ही कल्चर का ये पार्ट रहा है कि एक स्लेवरी सिस्टम रहेगा। तो जैकोबिन क्लब जो था ना, उसने सबसे पहली बार पहल की थी, शुरुआत करी थी कि हाँ हम भैया बैन कर देंगे स्लेवरी सिस्टम को, क्योंकि ये जो है सिस्टम ये हमारी पूरी सोसाइटी को खोखला कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनको आप बची हुई रोटी दे रहे हो, जैसे कुत्ते को परोसते हैं बची हुई खाना, वैसे उस इंसान को आपको बचा हुआ खाना दे रहे हो। कोई यहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं है, उस हिसाब से उस इंसान से आप अपने मन मुताबिक जो मन में आ रहा है वो काम करा रहे हो, तो ये पूरी तरीके से गलत है। तो जैकोबिन क्लब ने एक पहल करी कि उसने बैन कर दिया। लेकिन सिस्टम था किस तरीके से स्लेव्स को इकट्ठा किया जाता था, इनको देखते हैं। जो कैस्पियन सी है, वहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ है, जो सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ है ना, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर था। सेंट्रल अमेरिका जो था वो एक इम्पोर्टेंट सप्लायर था तंबाकू का, इंडिगो का, शुगर का, कॉफ़ी का। जो इंडिगो होता है एक ब्लू कलर का, ब्लू रंग होता है, जिससे वो कपड़े जो होते हैं ना उनके ऊपर ब्लू रंग किया जाता है, जो जीन्स होती है ब्लू रंग की, वो सब। लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है, आजकल तो आर्टिफिशियल कलर्स आ गए हैं। इस वजह से जो इंडिगो है इसका वेस्ट हो गया आजकल, तो मतलब इसका पूरा खेती होता नहीं है। लेकिन पहले बड़ा ही इंडिगो पीछे पड़ा हुआ था ब्रिटिशर्स के, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना उनका मेन बिजनेस ही था कपड़ों का। मैनचेस्टर जो उनका सिटी था बेसिकली वो बना ही कपड़ों के लिए था, तो बड़ा ही उनका यूज़फुल था इंडिगो, इसलिए वो इंडिया में भी उगाते थे। ये मैप है किस तरीके से वहाँ पे पूरा सिस्टम चलता था। ये हो गया पूरा का पूरा सेंट्रल अमेरिका, ऊपर ये हो गया यूएसए, और ये जो नीचे है ये है साउथ अमेरिका। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैप है। ये जो एरिया था ना, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए स्लेव्स। क्योंकि यहाँ पर हम खेती कराएंगे, और जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, जो यहाँ पे पावरफुल लोग हैं, वो सब के सब अंग्रेज हैं, सब के सब सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं। तो यहाँ पर वो लोग खेती नहीं करेंगे, उनके लिए उनको चाहिए स्लेव्स। तो होता क्या है, जो पूरा का पूरा अफ्रीका है ना, यहाँ से जितने भी लोग थे इनको लेकर आते हैं सेंट्रल अमेरिका के अंदर। यहाँ पर ये लोग खेती करवाते हैं, यहाँ पे इंडिगो उगाते हैं, तंबाकू उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं। फिर इन चीज़ों को लेके जाते थे यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर। और जो फेमस सिटी था मैनचेस्टर तो इतना फेमस हो गया एक कपड़े को लेकर कि आजकल जितने भी कपड़े की जो सिटीज़ हैं मेजर, उनको आप मैनचेस्टर से कंपेयर करते हो। कहा जाता है जो संघाई है वो एशिया का मैनचेस्टर है, जो अहमदाबाद है वो इंडिया का मैनचेस्टर है। तो मैनचेस्टर एक नाम से ब्रांड बन गया था। अब ये तो हमने देख लिया कि हाँ भैया जो स्लेव्स थे वो इधर से उधर जा रहे हैं, सामान इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन जो स्लेव्स थे, अब किस तरीके से जो स्लेव्स था वो ट्रेड होता था, इसको देखते हैं। क्योंकि आप देखो, अगर सोचो, क्योंकि उस वक्त प्लेन नहीं था, एरोप्लेन नहीं है भैया, ट्रेन नहीं है, ट्रेन से तो फिर भी जाएंगे, जो समुद्र आ रहा है। जो शिप था ना वो इतना बड़ा शिप था नहीं, और उसमें टाइम लगता था कि हाँ धीरे धीरे चलता था, मोटक मोटक चलेगा, और एक टाइम पीरियड के बाद वहाँ पहुँचेगा। तो क्या होता था, एक शिप लेकर आते और उसके अंदर टाइटली कस देते थे इंसानों की तरह, मतलब एक पेटी की जैसे एक के ऊपर एक साथ देते हैं, इंसान को एक के ऊपर रख देते थे, और 3 महीने तक दरवाज़ा एकदम बंद। मतलब जो इंसान है वो उसी से सांस नहीं ले पाएगा, 3 महीने तक वो उसी जगह बंद रहेगा। और उसके बाद वो फाइनली अपनी जब डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, तो वहाँ पर जो सिटीज़ थी, जो पोर्ट सिटीज़ थी, वो डेवलप ही इस वजह से हुई क्योंकि यहाँ पर स्लेव ट्रेड हो रहा था। लिटरली वो लोग डेवलप इस वजह से हुए क्योंकि यहाँ पर स्लेव्स आ रहे थे। पोर्ट पे स्लेव आएगा, उस स्लेव को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, तो यहाँ पे बिजनेस होगा, इस वजह से डेवलप हो गए वो सारे सिटीज़। लेकिन ये जो बात थी ना, ये वहाँ पहुँच गई असेंबली के अंदर कि क्या ये सही है कि हम इंसान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या ये सही तरीका है, क्या ये नेचर के साथ न्याय कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये बात वहाँ गई, लेकिन कोई लॉ पास नहीं हुआ कि हाँ भैया हम गलत कर रहे हैं, या फिर उसको कैसे कम किया जा सकता है वक्त के साथ साथ। वहाँ पर कोई भी बिल पास नहीं हुआ। अब 1794 के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम था इसको बंद किया गया। कहा जितने भी स्लेव्स हैं आप उन सबको आज़ाद कर दो, वो अपने हिसाब से रहें, अपनी ज़िंदगी को जिए अच्छे से, उनको अपना काम करने दो। लेकिन नेपोलियन 10 साल बाद आया और उसने दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया था स्लेवरी सिस्टम को, क्योंकि नेपोलियन का एकदम सीधा सा टारगेट था। नेपोलियन ने कहा कि हमको टैक्स कौन देता है, हमको टैक्स देते हैं अमीर लोग,
कौन टैक्स देता है हमको? रिच इंसान टैक्स देता है। और ये रिच इंसान ज़्यादा टैक्स हमको तभी देगा जब ज़्यादा कमाएगा, और ज़्यादा तभी कमाएगा जब इसको सैलरी नहीं देना पड़ेगा। स्लेव रखा हुआ है, सैलरी लेता नहीं है, 2 रोटी दोगे सूखी सूखी, उसमें भी खाएगा, दिन भर काम करेगा, तो हमें ज़्यादा टैक्स कभी मिलेगा। जो गवर्नमेंट है ज़्यादा अमीर तभी बनेगी जब ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो जो नेपोलियन था उसने दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कराया स्लेवरी सिस्टम को, लेकिन फाइनली 1848 के अंदर फ्रांस ने कहा कि अब से हम एकदम जो स्लेवरी सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं, और जितनी भी हमारी कॉलोनीज़ हैं उन सब से अब जो स्लेवरी सिस्टम है एकदम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर स्लेव्स नहीं होंगे। जो हमारी हेडिंग थी स्लेवरी सिस्टम को लेकर वो ख़त्म होती है। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। अब जब भी रेवोल्यूशन होता है, जब भी क्रांति होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना वो लगातार बदलती है। रोज़ कुछ नया होता है, रोज़ ज़िंदगी कुछ अलग हिसाब से बदल जाती है। तो कहानी क्या है कि जो 1789 था, यहाँ पर इंसान की जो ज़िंदगी थी वो लगातार बदल रही थी, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या फिर बच्चे हो। उनके जो जीने का तरीका है कल अलग था और आज अलग है, इस तरीके से बदल रहा था। जो ओल्ड रिजिम था, जो लुईस 16 था ना, इसने बैठा रखा था सेंसर बोर्ड को। आज बोलते सेंसर बोर्ड फिल्मों में होता है, क्या दिखाना है टीवी पर, क्या नहीं दिखाना है, तो इस हिसाब से सेंसर बोर्ड था। लेकिन यहाँ पर सेंसर बोर्ड क्या चीज़ें काटता था? जो राजा की बुराई कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बुराई कर रहा है, या फिर कोई ऐसा न्यूज़पेपर, ऐसी कोई बुक जो अगर जनता पढ़े तो रिवोल्ट कर दे राजा के खिलाफ। तो ऐसी जो चीज़ें थी उन सब को पब्लिक होने नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिवोल्ट होता है, क्रांति होती है, तो सेंसर बोर्ड जो था वो ख़त्म हो गया। अब जितनी बुकें थी अटकी हुई थी, जितनी जो न्यूज़पेपर थे वो अटके हुए थे, अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट द ब्रिटिश नहीं, अगेंस्ट द किंग, जो राजा था उसने जो सेंसर बोर्ड लगाया था ना, उसके खिलाफ जो भी चीज़ें थी सब रोक दी गई। अब सेंसर बोर्ड खत्म होते ही जितनी बुकें थी अटकी हुई थी वो सब सारी की सारी बुक एक साथ आ जाती पब्लिक के बीच में, और यहाँ पर सही इस्तेमाल किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। जितनी भी न्यूज़पेपर था, बुक था, पैम्पलेट था, प्रिंटिंग पिक्चर्स थी, वो सब की सब एक साथ आ जाती है मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर आ जाता फ्लड। मतलब ऐसा कोई आता नहीं है, बाढ़ नहीं आती, लेकिन हाँ एक फ्लड आ जाता है यहाँ पे किताबों का, न्यूज़पेपर्स का। मार्केट के अंदर वो सिर्फ किताबें आ गई है, लोग रोज़ नई किताबें पढ़ते हैं, रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगली हमारी हेडिंग है कंक्लूजन। अब पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ चैप्टर के अंदर हुआ क्या क्या बड़ी चीज़ें थी, इंसिडेंट हुए। तो 1804 के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्टे था वो बोलता है कि आई एम द एम्परर ऑफ द फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी खिलाफ, अब मैं जो हूँ यहाँ का एम्परर हूँ, नया राजा हूँ। और नेपोलियन को कहा जाता है मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप, यूरोप को मॉडर्नाइज कर दिया फिर नेपोलियन ने, ऐसा कहा जाता है। देखो अब नेपोलियन का जो शुरुआती टाइम पीरियड था ना, उस वक्त वो बड़ा ही अच्छा था, लेकिन बाद में जैसे उसे ज़्यादा पावर आ गई, एक शक्ति का नशा चढ़ गया सर पे, उसके बाद नेपोलियन जो था इतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। स्लेवरी सिस्टम को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया उसने, पूरे यूरोप के अंदर कत्लेआम मचा दिया। लेकिन फिर भी नेपोलियन ने कुछ चीज़ें ऐसी करी जो काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कहा कि आपकी जो ज़मीन है ना, ये आप ही की ज़मीन है, चाहे आप यहाँ पे अपना बिजनेस डाल लो, यहाँ पे अपना घर खरीद लो, आप अपना घर बनाओ, यहाँ पर जो करना है वो करो, ये पूरी ज़मीन आप ही है। जिस वजह से यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा, अमीर लोग बढ़ेंगे, और यहाँ पे जो पैसा है सरकार के पास वो भी बढ़ेगा। अगला क्या है, यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इन द वेट सिस्टम। अब वजन जब तोला जाता है ना किलो में, ग्राम में, तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। अगर मैं दिल्ली में 1 किलो आम ले रहा हूँ ना, तो चेन्नई जाने के बाद भी वो 1 किलो आम ही होना चाहिए। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और इंट्रोड्यूस किया गया डेसिमल सिस्टम को इन दी मेजरमेंट। ये देखो, ये जो है इसकी हाइट होगा यहाँ पर 2 फीट और 8 इंच रख लेना, यहाँ पर 2 फीट 8 इंच का यहाँ पर इसका हाइट हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट लगेगा ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन ने कि हाँ भैया यहाँ पर पॉइंट लगा दो और बन जाएगा यहाँ पर 2 फीट 8 इंच, ऐसे हिसाब से बनाया गया। जो नेपोलियन था वो वाटरलू की लड़ाई में हार जाता है 1815 के अंदर, लेकिन जब वो मरा ना तो पूरे यूरोप के अंदर वो आइडिया फैला चुका था लिबर्टी का, आइडिया फैला चुका था डेमोक्रेटिक राइट्स का। तो यहाँ पर ये जो आइडियाज़ थे ये बड़े ही काम आए पूरे यूरोप के, और कई सारी ऐसी कंट्रीज जो पहले कॉलोनी हुआ करती थी उनके आज़ाद होने पे जो आइडियाज़ थे बड़े काम आए। इंडिया के अंदर कई बड़े लीडर जैसे कि टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, ये जो बड़े लीडर्स थे ये बड़े ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे बाय द आइडिया ऑफ द नेपोलियन। नेपोलियन जो आइडिया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, एक लिबरल कंट्री बनाएंगे, इस आइडिया से ये दोनों जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे इंडिया के मॉडर्न सोसाइटी के, इन लीडर्स ने सपना देखा कि हम भी अपने भारत को इस हिसाब से बनाएंगे। तो जो चैप्टर था ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।